साथियों नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश के शिमला से ऋतिक शर्मा जी। ऋतिक शर्मा अ डिजिटल ब्लॉगर उर्फ अ डिजिटल बाबा के एम्प्लॉय थे, आज एक्स हो चुके हैं। उन्होंने जॉब छोड़ दिया है। हालांकि ये कहने की बात है, उन्हें मजबूर किया गया जॉब छोड़ने के लिए। वो उन्होंने जॉब क्यों छोड़ा, मानसिक रूप से क्या प्रताड़ना उन्होंने झेला, शारीरिक रूप से उन्होंने क्या प्रताड़ना झेला, आर्थिक रूप से उन्होंने क्या प्रताड़ना झेला, इन सब बारे में आप खुद सुनिए उनकी कहानी, उनकी दर्द की दास्तां, उनकी कहानी, उनकी जुबानी। साथियों, ये अ डिजिटल ब्लॉगर के फाउंडर असीम जुनेजा सोशल मीडिया फॉर्म में अपने यूजर बेस का दुरुपयोग करता है। उन्हें लोगों को बताता है कि वो फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चला रहे हैं। फ्रॉड फ्री कार्यक्रम में डेली 30-35 हजार लोग रीच करते हैं। उनसे पैसा वसूला जाता है कि हम एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे, तमाम एंटिटी में भेजेंगे और चैट जीपीटी से वो उनके टीम ड्राफ्ट बनाते हैं और उसमें भेज देते हैं। उनको रिपोर्ट भी नहीं करते कि उन्होंने उनको क्या किया, उनके लिए क्या किया। कुल मिला के जो पीड़ित है उनके जेब से और पैसे निकालना और अपना जेब भरना, दैट्स इट। ये उनका बिजनेस का मॉडल है। कभी कभी वो एक्सपोज करते हैं कुछ यूट्यूबर को जो सेबी के वायलेशन कर रहे हैं, ऐसा बताते हैं। तो उन लोगों के बारे में एक ग्लिम्स बताते हैं कि उन्होंने इनको एक अपने ही एम्प्लॉय को कोर्स परचेस कराया, फिर उन्होंने ये वायलेशन किया, ये वायलेशन किया, फिर वो ड्राफ्ट बनाते हैं, फिर सेबी में फंसते हैं। उसके बाद वो उनसे सेटलमेंट का इनका धंधा चलता है। दोनों टीम आपस में बात करते हैं और सेटल होता है। कोई व्यक्ति, प्राइवेट एंटिटी कहीं पर किसी को एक पत्रकारिता में जैसा अप्रोच होता है, उस तरह का हिडन कैमरा लेकर स्पाई की तरह काम करना, फिर 1 लाख रुपए खर्च करके अगर उसे 1 करोड़ बनाना है तो धंधा है, सब चलता है। धंधा है, गंदा है लेकिन धंधा है। तो साथियों, ये असीम जुनेजा हम सब रिटेल ट्रेडर का कोई मसीहा नहीं है। ये यूट्यूब में अपने चेहरे को पॉलिश करके, मांझ करके, बेहतर बता करके गंदा खेल खेल रहा है बिजनेस का। लाखों करोड़ों लोग उनके गिरफ्त में हैं, फंस रहे हैं। उनके लिए एक छोटा छोटा अमाउंट लगता है, परंतु एम्प्लॉय का न पीएफ डिडक्शन होता है, न SIC। तो ये टैक्स चोरी का भी केस है। एम्प्लॉय को पे स्लिप भी नहीं दिया जाता। उनके ही आधार कार्ड से खरीदे गए सिम का कंपनी में इस्तेमाल होता है। साथियों, इसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। तो ऋतिक सर, आप शुरू से बताइए कि आप असीम जुनेजा जी या अ डिजिटल ब्लॉगर के कांटेक्ट में कैसे आए, कैसे आप कनेक्ट हुए, ये आपके साथ जो उत्पीड़न का खेल शुरू हुआ उसकी शुरुआती दौर बताइए। शुरुआती किस समय आप उसे, कब से उसको ट्रैक कर रहे हैं, कब से आप उनके कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं, या कैसे उनसे आप जुड़े, और वहां पर चंडीगढ़ आप मोहाली गए उनके दफ्तर, आपके सेबी जी स्क्वायर, वो उसके बारे में बताइए सर। जी। ये आ गया कि आप ज्वाइन कर सकते हैं, आप सिलेक्ट हो चुके हैं। ऑफर लेटर आ गया था मेरे को, एंड 29 की मेरी डेट थी ज्वाइनिंग की, फिर 29 से मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं इसको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ड्यूरिंग हायरिंग प्रोसेस मेरे को काफ़ी चीज़ें क्लियर नहीं करवाई गई थी HR के द्वारा, कि क्या रोल रहेगा, क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इस पोजीशन की। जिस प्रोफाइल के लिए मैंने अप्लाई करा था वो था स्टॉक मार्केट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। और फिर बाद में मेरे को पता चला कि इसमें सेल करनी होती है, सेल का काम है। क्योंकि पहले तो बताया गया था कि इसमें जो विक्टिम है सेल से, सॉरी, जिनके साथ स्कैम हुआ है, जो विक्टिम्स है, हमें उनकी हेल्प करनी है। की रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी इस पोजीशन की। जिस प्रोफाइल के लिए मैंने अप्लाई करा था वो था स्टॉक मार्केट फाइनेंस एग्जीक्यूटिव। और फिर बाद में मेरे को पता चला कि इसमें सेल करनी होती है, सेल का काम है। क्योंकि पहले तो बताया गया था कि इसमें जो विक्टिम है सेल से, सॉरी, जिनके साथ स्कैम हुआ है, जो विक्टिम्स है, हमें उनकी हेल्प करनी है। तो मेरा मोटिव ये था, मैं इस तरह से आया था कि हाँ,
जो स्कैम हुए लोग हैं उनकी हम मदद कर पाए। पर धीरे धीरे बाद में पता चला कि एक फुल स्केल बिजनेस है, इसमें आपको सेल्स करने के लिए फोर्स किया जाता है कि आप सेल करो ज़्यादा से ज़्यादा। और इस बारे में हम अभी डिटेल में भी जाएंगे कि पूरा स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ। मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन में 20-22 दिन काम करा है, और स्टार्टिंग में कोई टारगेट के बारे में बात नहीं हुई थी, क्योंकि मेरे को ग्रॉस सैलरी जो है वो 25,000 रुपये ऑफर लेटर में दी गई थी, बताई गई थी। और ऑफर लेटर में कोई की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया के बारे में भी नहीं मेंशन था कि आपको क्या रोल रहेगा, क्या जॉब में क्या रोल रहेगा, जो कि होना चाहिए था ऑफर लेटर में कि आपका ये रोल रहेगा। वो चीज़ भी मेंशन नहीं थी। और अभी हम आगे डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या और चीज़ें हैं, क्या क्या वॉल्यूशन हुई है। जी। ऋतिक जी, जी तो इसमें आपने आपने उनको कांटेक्ट किया, आपको उन्होंने जॉब दिया, है ना? आप बता रहे थे कि जी 25,000 की सैलरी थी आपकी, फिर आपने जी 20-22 दिन काम करने की बात कही। फिर ऐसा क्या जी। हो गया कि आपको 22 दिन में ही निकाल दिया गया, फायर कर दिया गया आपको? एक्चुअली सर ये हुआ कि मेरे को रिजाइन देने पे मैं मजबूर था, क्योंकि स्टार्टिंग में ही कोई मेंशन नहीं किया गया था कि आपको कोई सेल टारगेट भी अचीव करना है, तभी आपकी जो सैलरी है वो आपको मिलेगी। फिर धीरे धीरे करके जब मैं सेल करने लगा, एक तो मैं सेल्स बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, ना ही सेल्स की कोई प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन में। और फर्स्ट मंथ ही टारगेट दे रहे हैं कि 1 लाख की सेल करो, 2-2 हज़ार रुपए के प्रोडक्ट से क्या सेल करने का टारगेट दिया गया था? सेल करनी होती थी। कि उनके पास पैकेजेस थे कि आपका अगर 1 लाख तक का किसी के साथ स्कैम हुआ है, तो उसकी एक रिकवरी फीस बोले या फिर एक अपफ्रंट फीस, जिसको केस रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं, वो होती है 1,999। फिर 1 लाख से 2 लाख के बीच होती है 2,999। फिर 2 लाख से 4 लाख का जो अमाउंट होता है क्लेम अमाउंट, उसकी होती है 3,999। और अगर आपको असीम सर के साथ 1 to 1 बात करनी है 10-15 मिनट, उसकी भी 3,999 होती है। और इसके अलावा जैसे कि 10 लाख से ज्यादा किसी का क्लेम अमाउंट बनता है, किसी के साथ बड़ा स्कैम हुआ है, तो उसके लिए 9,999, ये उनका फीस स्ट्रक्चर है। अ, ये चीज सेल करनी होती है। हमारे को लीड्स दी जाती है, उनको कॉल करके बोलना होता है कि आपने रजिस्टर किया था, आपके साथ कोई स्कैम हुआ होगा, क्या स्कैम हुआ है उसके बारे में पूछा। फिर बताया कि हम आपके बिहाफ पे सब कुछ करेंगे, आपके क्लेम अमाउंट को रिकवर करने में मदद करेंगे, जो भी आपके साथ स्कैम हुआ है। इसके बिहाफ पे एक हम 1 टाइम की अपफ्रंट फीस लेते हैं, जो कि क्लेम अमाउंट पे डिपेंड करती है, वो हम पहले ही लेते हैं। ये चीज हमें उस कंपनी में काम करते हैं, इसमें फ्रॉड फ्री डिपार्टमेंट। क्लेम जो आपने पे कर दिया, तो वो कहाँ डालते हैं ये ड्राफ्ट, शिकायत कहाँ करते हैं, और रिकवर कितने उनके पास है, आपने कितने सेल किए, क्या उनका पैसा रिकवर हुआ? अगर मैं सच बोलूँ सर, तो अराउंड 95 to 98% लोगों का तो रिकवर नहीं हो पाता है। जी। बिकॉज आज के टाइम में स्कैमर्स भी काफी चालाक है। जो तो रेगुलेशन से रिलेटेड है, कोई सेबी से रिलेटेड है, कोई अनऑथोराइज ट्रेडिंग है, कोई आरए वगैरह से रिलेटेड केसेस है, उसमें फिर भी चांसेस होते हैं, क्योंकि उसके लिए अथॉरिटीज है। लेकिन अगर दूसरे केसेस है, कोई स्कैम अलग तरीके से हुआ है, जॉब बेसिस का स्कैम हुआ है कि जॉब का लालच देके आपसे पैसे ले लिए हो, टास्क बेस्ड जॉब आजकल काफी ज्यादा चल रही है स्कैम से रिलेटेड, इस तरह के जो स्कैम होते हैं, और अकाउंट फ्रीज, लोगों के अकाउंट फ्रीज हो जाते हैं किसी भी अनऑथराइज ट्रांजेक्शन की वजह से, या P2P जो पेमेंट करते हैं क्रिप्टो एंड ऑल में, तो उसकी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। और ये कैसे होती है, इसके लिए अकाउंट फ्रीज के लिए एनओसी के लिए अप्लाई करना होता है, जहाँ पे कंप्लेंट लगी होती है, और वहाँ से एनओसी लेके उसके बाद फर्दर प्रोसेस रहता है। और बाकियों में तो आपको पता है साइबर की हेल्प लेनी होती है, वो चीज़ खुद भी लोग कर सकते हैं। थोड़ी सी इसमें जानकारी यूट्यूब भी आपको प्रोवाइड करवा देगा, इसमें आपको 2,000 रुपये देने की कोई जरूरत नहीं होती। तो ये बहुत आसान चीज़ ठीक है, सारे बाकी सारे लोग तो खुद कर सकते हैं, शिकायत ही रेज करना है, तो है, वही राइट। चीजें आप भी कर रहे हैं, एक आप ड्राफ्ट बनाते होंगे और उसको संबंधित डिपार्टमेंट को भेजते हैं।
तो ये राइट। इस तरह का लाखों लोगों से जो चार्ज वसूला जा रहा है, ये जी। ये भी एक तरह से गलत है। फिर आप फ्रॉड फ्री कर रहे हो, फिर ये एक ऑलरेडी आदमी पीड़ा से गुजर रहा है, जो पहले से किसी पीड़ा से गुजर रहा है, उसे और राइट। एक बर्डन उस पर बोझ डाल रहे हो, कुछ पैसे ले रहे हो, जबकि आपके जी। रिकवरी के चांसेस क्या है? देखिए, आपने आपने स्वयं कहा कि 95 98% रिकवर नहीं हो पाते। जी। तो जी। आप उस 2% जो आप कर पा रहे हो, उसके लिए लाखों करोड़ों में मतलब सिर्फ बिज़नेस कर रहे हैं फिर आप तो। ये प्रॉपर बिजनेस है सर, ये बिजनेस ही चल रहा है। क्योंकि अगर बिजनेस ना होता, इसको अगर हेल्प के लिए कर रहे होते, तो अब फ्रंट फीस लेने की जरूरत नहीं थी। हो सकता था आप रिकवर करवा दो पहले, उसके बाद आप कुछ फीस ले लीजिएगा रिकवर अमाउंट से। जी। अगर आप फ्रंट फीस ले रहे हैं, क्योंकि पता है कि सारी केस तो सॉल्व नहीं हो गए, दैट्स वाई पहले फीस अपनी ले लो, उसके बाद होते हैं तो हो जाए, नहीं होते तो रहने दो। तो आपको ये कब आभास हुआ, कब एहसास हुआ, कैसे ये लगा कि इस तरह की चीज़ें यहाँ गतिविधि हो रही है और बाकी जो वहाँ काम कर रहे होंगे एम्प्लॉयी, तो आप क्यों वहाँ मतलब सर्वाइव नहीं कर पाए? क्यों एडजस्ट नहीं हो पाए? एक्चुअली एडजस्ट की बात नहीं है सर, सब कुछ सही चल रहा था। ऑब्वियस सी बात है कि चलो प्रेशर तो होता है। और जैसे कि मेरे को भी 15-20 दिन ही ज्वाइन करके हुआ था, तो एक सेल टारगेट देना मुझे नहीं लगता कि एक तो वैलिड है, क्योंकि एक नॉन सेल्स बैकग्राउंड से एक आदमी अगर आ रहा है, काम कर रहा है, सीख रहा है, 1-2 महीना तो ऑब्वियस सी बात है, पहले सीखेगा काम कैसे होगा, तभी जाके कर पाएगा। अब अगर उसको टारगेट दिया जाएगा कि आपकी सैलरी हम इशू ही तब करेंगे जब 1 लाख का आपका टारगेट हिट होगा, अदरवाइज हम होल्ड कर देंगे आपकी सैलरी। तो फिर ऐसे तो सर मैं भी अब एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट होके आया हूँ, यहाँ पे मेरे अपने खर्चे हैं, रूम के खर्चे, फ्यूल के खर्चे, खाने पीने के। अब अगर इसी तरह से चला रहा, तो अगर मेरे 2 महीने में ये टारगेट कंप्लीट होता है, तो फिर मैं तो 10,000 रुपए के लिए नौकरी कर रहा हूँ यहाँ आके इतनी दूर। ऋतिक जी, आप हिमाचल के शिमला से चल के चंडीगढ़, मोहाली, सेवेज स्क्वायर उनके दफ्तर आस-पास कहीं पर रेंट पे आप रह रहे होंगे और जॉब करते राइट। रहे हैं। तो ठीक है, आपके साथ एक तो एक्सपेंस है आपका और इस तरह से प्रेशर देना ही गलत है। ये श्रम मंत्रालय का ही वायलेशन है कि आपने जी। एक तो नॉन जो जिसको बिक्री करना नहीं आता, उसे आप पहले बिना बताए आपने कुछ और काम से उनको हायर किया। फिर उस पर आप राइट। प्रेशर दे रहे हो कि आप महीने भर में 1 लाख रुपए का टारगेट पूरा करोगे, फिर आपकी सैलरी रिलीज़ करेंगे। ये तो पूरी तरह से वायलेशन है। तो आपने क्या एक्चुअली कदम उठाया इस बात के लिए? आप तो दूसरे के लिए ड्राफ्ट बना रहे थे कि ये फ्रॉड फ्री कोई हुआ है तो आप डाटा ले रहे हो, फिर उसका ड्राफ्ट बना के भेज रहे हो। आप अपने इस फ्रॉड जो आपके साथ हुआ, उसके लिए आपने क्या स्टेप लिए? देखिए सर, जैसे ही लास्ट में मेरा मूड बन चुका था, जब मेरी बात हुई एचआर से, और उन्होंने भी बताया कि हाँ, जो मैनेजर ने आपको कहा है कि 1 लाख का टारगेट करना होता है, वो चीज़ सही है, तभी सैलरी आती है। तो फिर मैंने वहाँ पे कुछ नहीं कहा और मैं ओके करके आ गया। और फिर मैं एविडेंस इकट्ठे करने लगा, जो भी मेरे पास एविडेंस थे, वो थोड़ी बहुत चैट्स, जो भी मेरे क्लाइंट्स थे, उनका डेटा, वो चीज़ मैंने कलेक्ट करी और फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया तुरंत ही आके, घर आके। सैटरडे को कराया मैंने रिज़ाइन, 21 तारीख को। एंड मैंने रेज़िग्नेशन में असीम सर को, एचआर को, मैनेजर सर को, सबको टैग करके पूरा रीज़न बताया था ईमेल पे कि क्यों मैं रिज़ाइन कर रहा हूँ, इमीडिएट रिज़ाइन क्यों करना पड़ रहा है, क्या रीज़न है। और क्योंकि 20,000, ऑब्वियस सी बात है कि अभी स्टार्टिंग के 20 दिन में सिर्फ 20,000 रुपए का मेरा टारगेट हुआ है। तो अब नेक्स्ट 10 दिन में मैं 80,000 का टारगेट कैसे कंप्लीट कर दूँगा? फिर मैं तो सैलरी के लिए एलिजिबल ही नहीं हुआ, तो मुझे तो सैलरी मिलेगी नहीं। फिर ऑब्वियस सी बात है कि अब मेरे ऊपर फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, कि अब आगे खर्चा कैसे चलाना है, वही हम तो सैलरी के भरोसे आए थे, बट यहाँ पे तो सैलरी ही नहीं मिलेगी। फिर मैंने उनको सब कुछ बताया डिटेल में ईमेल पे रेज़िग्नेशन के थ्रू कि ये चीज़ें हैं, मैं कंपनी छोड़ रहा हूँ। तो जो मेरा क्लेम अमाउंट बनता है, जो मेरा फ्यूल का खर्च लगा है, अपना कोई खाने-पीने का खर्च लगा है, आपको सर्विस दी है, 20 दिन मैंने प्रॉपर हार्ड वर्क करा है आपकी कंपनी में, सेल करी है, उसका मेरे को कंपनसेशन दे दो, थोड़ा अमाउंट कंपनसेशन का। दैट्स इनफ कि मैं यहाँ पे सर्वाइव करके कोई बेटर जॉब अपने लिए तलाश कर लूँ। बट उनकी तरफ से मेरे को रिस्पॉन्स आता है कि आपने प्रोबेशन पीरियड पे खुद से जॉब छोड़ी है, तो हम लायबल नहीं है आपको कुछ भी पे करने के लिए। उन्होंने डायरेक्ट डिनाई कर दिया। जी। और सर ने कहा था कि
जी। ऋतिक जी, पिछले दिनों पिछले दिनों मैं भी उनके पॉडकास्ट में गया था। लॉसेस एंड रिलेशंस का 12 जो सीरीज है उनका 12वें नंबर का, जी। उसमें ओके। मैं भी गया था। तो ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था कि उनको प्रतिदिन 30 से 35,000 लोग रीच करते हैं। तो ये सारा डाटा करते क्या हैं? ये सारे देखिए, हर दिन 30-35,000 लोग उनको रीच कर रहे हैं। हर हर दिन रेवेन्यू जनरेट का आपको प्रेशर दिया जा रहा है, सारे एम्प्लॉइयों को भी दिया जा रहा होगा, ज़ाहिर-सी बात है। तो राइट। आप सबसे पहले एमसीए की वेबसाइट में उनका आप राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई डालिए, वो कितने का आईटीआर फाइल करते हैं, उनके फिर उससे खुलासा होगा कि वो किसके-किसके एंटिटीज़ से उनके संबंध है। फिर स्टॉक पाठशाला में आप उनके रिव्यू में जाएँगे, तो बहुत सारे लोगों ने उन पे आरोप लगाए हैं कि जैसे उन्होंने स्टॉक पाठशाला डाउनलोड किया और जैसे ही उन्होंने स्टॉक पाठशाला में एनरोल हुए, तो उसके बाद मोतीलाल ओसवाल के उनके पास फ़ोन आने लगे। और तो इसका मतलब है कि सीधा-सीधा ये तो डाटा सेल करने का आरोप है। राइट। डाटा मे सेल बी। करने का सीधा-सीधा आरोप लगाया है। इस स्टॉक पाठशाला के आप देखिए रिव्यू में, गूगल रिव्यू को तो जी। आप डिलीट भी कर नहीं सकते, है ना? जी। आप बेशक आप अच्छा रिव्यू पैसे दे के कर सकते हो, पर जो खराब रिव्यू है वो जेन्युइन है। तो तो मतलब कि ये देखिए कि हम सारे तो भ्रम में हैं कि ये हाँ, फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चला रहे हैं, हम सबके हित में काम कर रहे हैं। पर आप बता रहे हैं तो ये बड़ी बात है कि मतलब एक तो उनका यही बिज़नेस मॉडल है। छोटा-छोटा, छोटा-छोटा पैसा सर, मतलब समझ रहे हैं रोज़ 30-35 हज़ार लोग उनको रीच कर रहे हैं और कितने लोग उनके कस्टमर में कन्वर्ट हो रहे हैं। चूँकि राइट। उसके बावजूद भी आपको प्रेशराइज़ किया जा रहा है कि आप 1 लाख महीने का सेल करोगे तभी आपको रिलीज़ करेंगे। तो फिर इस राइट। हिसाब से उनका उनका रेवेन्यू मॉडल मतलब बहुत ही क्रूर, बहुत ही खतरनाक है। और ये तो वायलेशन है सर श्रम मंत्रालय का, और आपको बताया भी नहीं गया। राइट। कितना और कितना मैं आपको कितना ब कितने कर्मचारी हैं सर वहाँ? आप कर्मचारी रहे हैं तो बता पाएँगे कितने कर्मचारी हैं और सबको किस तरह का टारगेट दिया जाता है, थोड़ा-सा बताइए? राइट, अराउंड वहाँ पे 30 से 40 के अराउंड कर्मचारी टोटल है, जी। जिसमें कि आईटी टीम आती है, अपनी स्टॉक पाठशाला वाले और ये फ्रॉड फ्री डिपार्टमेंट है। ये सारे टोटल मिला के 30 से 40 लोग टोटल वहाँ पे काम करते हैं। तो छोटे-छोटे बहुत सारे हर दिन फ्रॉड हो रहे हैं और उन्होंने अपना चेहरे पॉलिश कर रखा है, यूट्यूब में बता रखा है रिटेल ट्रेडर के मसीहा हैं, फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाते हैं। तो उनका एक यूज़र बेस है, उनके पास 12 लाख से प्लस सब्सक्राइबर हैं। तो ये तो राइट। अपने सब्सक्राइबर का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक अच्छा छवि गढ़ने के बाद छोटी-छोटी रकम कमाने का, छोटी-छोटी रकम ऐंठने का धंधा है ये तो फिर। और कुछ लोगों का वो एक्सपोज़ करते हैं, एक ग्लिम्प्स दिखाते हैं, ये वायलेशन कर रहे थे और हमने इसमें सेबी में शिकायत किया, उसका रिप्लाई आ गया है, क्या रिप्लाई आया है ये नहीं बताते हैं। उसके बाद मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। इसका मतलब है कि फिर ये तो सेटलमेंट का बिज़नेस है। दोनों टीम आपस में राइट। संपर्क किए और मामला रफ़ा-दफ़ा हो गया। राइट। राइट। जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। इसी तरह से काम चलता है। और फ्रॉड फ्री डिपार्टमेंट में हर तरह के केस लिए जाते हैं। अब किसी भी एक पढ़े लिखे आदमी को पता होता है कि अ, साइबर वाले भी 1 साल तक के केस लेते हैं और साइबर में डेली 6,000 से ज़्यादा केसेज़ आते हैं। तो उसमें सॉल्व करने की चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। और हम लोग खुद से थोड़ी करेंगे, अब हम लोग भी तो साइबर में ही उस चीज़ को करवाएँगे। तो फिर कैसे ही रिकवर हो पाएगा? बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं रिकवर होने के। कोई रेयरली 100 में से 1 रिकवर हो गया, तो वो उसकी टेस्टिमनी है कि भई हमने रिकवर करवा दिया है, तो अब आपका भी हो सकता है, आ जाइए। तो तो ये तो सिर्फ ये सर ये आपकी जानकारी का एक नॉलेज का पैसा है। उन्होंने एक गैप को फिल कर रहे हैं, एक लूप होल ढूँढा है उन्होंने। लोगों को कैसे शिकायत करना है उसकी फॉर्मेटिंग आता नहीं। तो भई वो तो आप आजकल चैट जीपीटी से फॉर्मेटिंग डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल, आर्टिफिशियल सही बात है। इंटेलिजेंस से कर सकते हैं, आवेदन तैयार करके आप डाल सकते हैं, परंतु ये आप ये एक छोटी-सी जानकारी है जिसके लिए ये 2,000, 3,000, 5,000, 10,000 फीस का क्या ये उतने वैल्यू का है ये आपके आवेदन, ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो? बिल्कुल नहीं सर, ये बिल्कुल वैल्यू का नहीं है, क्योंकि और एक चीज़ मेरे को और वहाँ पे खटकती थी, क्योंकि वहाँ पे जो सर्विस थी वो उतनी सही नहीं थी। जब भी हम कोई सेल्स करते थे, तो उसके लिए फिर
जो उसके लिए एक केस मैनेजर अपॉइंट करवाया जाता था कि जो उसके लिए ड्राफ्टिंग करेगा। तो वो केस मैनेजर कई बार क्लाइंट की कॉल ही नहीं सुन रहा है, कई बार कॉल ही नहीं करता है। फिर क्लाइंट मुझे बार-बार कॉल करते कि सर जो ड्राफ्ट मैनेजर आपने अपॉइंट करा है वो तो 2-3 दिन से कॉल ही नहीं सुन रहे हैं, वो ना मैसेज की रिप्लाई कर रहे हैं। फिर मैं बार-बार रीअपॉइंट करवाने लगता हूँ फिर मेरे को खुद ही लगता है कि नहीं ये चीज़ ही मैं शायद गलत ही कर रहा हूँ क्योंकि अब अच्छा, लोगों ने तो आपने मेरे को देख के बाद पैसा दिया है। ऋतिक जी, आपने बताया कि आप अपने ही सिम का इस्तेमाल कर रहे थे। कंपनी से आपको राइट, कंपनी में काम करने के लिए उपलब्ध नहीं कराया गया था? जी। जैसे ही जॉइन करा गया था, फिर हमारे को सिस्टम प्रोवाइड कर दिया गया था, लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन और फिर सिम के लिए कहा गया था मतलब सिम एक पर्सन आता था एक सिम वाला, वो ऑफ़िस के पास उधर ही फिर एम्प्लॉयी की आईडी लेके वहीं पे ही एक्टिवेट करवा देता था सिम, एम्प्लॉयी की आईडी एम्प्लॉई पे के ही। ही आधार कार्ड से? यस, यस, एम्प्लॉयी की ही आईडी पे ही। और मज़े की बात ये है कि इसमें एचआर एचआर का कहना था कि ये कंपनी की प्रॉपर्टी है बिकॉज़ इसमें रिचार्ज कंपनी कर रही है तो ये कंपनी की प्रॉपर्टी है। जबकि इसमें आइडेंटिटी तो हमारी है, इसमें कोई भी इन फ्यूचर फ्रॉड होता है और मज़े की बात ये है कि जिसकी सिम है, बहुत रेयरली है कि वो बंदा खुद वो सिम को यूज़ कर रहा है। अदरवाइज़ एक ही सिम दूसरे के पास, तीसरे के पास इस तरह से इधर-उधर ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। जो इस टाइम वहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर वो ये पॉडकास्ट देखेंगे, तो वो समझ जाएँगे कि मैं क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ और क्या चीज़ हो बिल्कुल, रही है। बिल्कुल। ये तो बड़ा वायलेशन है कि समझिए कि मेरे नाम पे कोई सिम कार्ड इश्यू हुआ है और कंपनी का दूसरा एम्प्लॉयी उसे यूज़ कर रहा है और उससे कोई गलती होगी तो फिर तो कंप्लेन कोई होगा तो उसके ज़िम्मेदार मैं होऊँगा। बिल्कुल, तो सही बात है। ये तो सरासर गलत है ना। और आप अपने नाम जी। एक इसमें ये बात कि जो आपकी सिम है, उसका नंबर भी वो बताते नहीं है कि आपकी आईडी पे ये सिम है, ये नंबर क्या है इसका, वो भी नहीं बताया अच्छा, जाता एम्प्लॉय को। हाँ, हाँ, बट जो मेरी आईडी की पे जो सिम थी, वो मैंने स्टार्टिंग में ही उसका नंबर ले लिया था और जैसे ही मैंने कंपनी अ, छोड़ दी थी और मैंने वैसे ही सिम भी बंद करवाने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी थी, क्योंकि मैं अवेयर था इस चीज़ से। मैं पहले से ही प्लानिंग कर रहा था कि अगर मैं छोड़ूँगा तो मुझे क्या-क्या स्टेप फॉलो करने हैं, ताकि मैं सेफ रह सकूँ। तो आपने तो ठीक है, आपने वो एचआर से जो बातचीत हुई, वो आपने भेजा, कुछ वीडियो क्लिप्स भेजे, आपने आपने वो रिज़ाइन लेटर है भेजा है, वो भेजा है। आपने कोई पे स्लिप नहीं भेजा मुझे। कंपनी पे स्लिप प्रोवाइड ही नहीं करती सर। कोई अगर ओल्ड एम्प्लॉयी भी है, उनको भी कोई पे स्लिप प्रोवाइड नहीं कर दी जाती। अब हो सकता है इसमें अनऑथोराइज़्ड कोई भी डिडक्शन हो जाए, तो कैसे पता चलेगा वो? सैलरी में कोई डिडक्शन करवा दे अगर तो, उसका पता नहीं चलेगा। और फिर ये प्रोविज़नल फंड जो ईपीएफ होता है, उसमें क्या हो रहा है? मतलब काफ़ी इस तरीके से भी ये भी एक वायलेशन के अंडर ही आता है, मैं चेक कर रहा था। तो आपका पीएफ, ईएसआईसी वगैरह कुछ भी डिडक्ट नहीं होता था। नो, तो कैसे प्रूव करेंगे आप आप उनके एम्प्लॉयी थे, एक्स एम्प्लॉयी हैं, कैसे प्रूव करेंगे आप? प्रूफ करने का कोई यही नहीं है, बस ऑफर लेटर है उसके अलावा कुछ नहीं है, कोई सैलरी स्लिप नहीं है। वहाँ पे अगर कोई 1 साल भी काम कर रहा है, ऑफर उसके पास भी कोई ऑफर सैलरी लेटर स्लिप है नहीं है। आपके पास? ऑफर लेटर है? राइट, राइट, सिर्फ तो ऑफर लेटर है। ठीक। तो आगे का आप क्या स्टेप लेने वाले हैं? क्या कदम कुछ इस पे एक्शन लेने वाले हैं आप, इस मसले पर? जी, इसके लिए सर मैं अभी जो पंजाब का लेबर कमिश्नर डिपार्टमेंट है, वहाँ पे इसके लिए कंप्लेंट फाइल करूँगा और फिर चेक करूँगा वहाँ पे बार-बार फ़ॉलो करके कि उस केस में क्या हो रहा है, क्या उस चीज़ में कोई प्रोग्रेस हो रही है या नहीं हो रही। और फिर मैं मल्टीपल अथॉरिटीज़ को भी रीच आउट करने की ट्राई करूँगा, ताकि इस केस में कोई ना कोई कंक्लूजन निकले और इस केस को पुश मिल सके। ये बाकी केसों की तरह बिल्कुल, दब ना बिल्कुल, जाए। बिल्कुल। जी, ऋतिक जी, बिल्कुल आप ये कदम उठाइए क्योंकि आप दूसरे के लिए जो फ्रॉड में फँस चुके हैं, उनके लिए आप काम कर रहे हैं, उनके लिए आप ड्राफ्ट बना रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं। आपके साथ खुद हुआ, उसके लिए भी लड़ना बेहद ज़रूरी है। देखिए, मैं खुद इन लॉसेस एंड लेसन उनके 12 नंबर के सीरीज़ में उनके जो पॉडकास्ट होता है, उसमें गया था। चंडीगढ़ उनके दफ्तर गया था, ऑफ रिकॉर्ड उनसे बात भी हुई। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके जो स्टॉक पाठशाला में आईए जो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं, आपके रिसर्च एनालिस्ट हैं, मैंने पूछा खाना खाते समय कि कौन प्रॉफ़िट में है क्या वो? तो उन्होंने कहा बस एक को छोड़कर सब लॉस में हैं। तो नैतिक रूप से राइट, उन्हें ज़िम्मेदारी नहीं है स्टॉक पाठशाला में पढ़ाने की।
आप यूट्यूब में आके इतना ज्ञान दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि उससे स्टॉक मार्केट पढ़ाने की बनती नहीं है बात, हजम नहीं होती कि वो खुद लॉस में है तो क्यों पढ़ाएंगे। तो आपके भी तो आईए आ रहे लॉस में है तो क्यों पढ़ा रहे हैं। और आपको स्टॉक पाठशाला अपने पर इतना ही भरोसा है तो आप अपने रिलेटिव को ले आओ, अपने रिलेटिव के रिलेटिव को ले आओ, सबको पढ़ाओ सिखाओ, पूरे रिटेल ट्रेडर का पैसा का कैश फ्लो आपकी रिलेटिव के जेब में डाल दो, सारा कैश फ्लो राइट। उधर मोड़ दो। तो ये तो सीधी सी बात है सर कि यूट्यूब में अपने को निखारो, अपने को पॉलिश करो, एक अच्छा जेन्युइन पर्सन के रूप में चमका के रखो, बाकी पिछले दरवाजे से सारा गलत काम करते रहो। ये तो बहुत राइट। बड़ा मतलब स्कैम है, ये अपने आप में एक स्कैम है। एक तो आप पीएफ नहीं देर का डिडक्शन नहीं है, ईएसआईसी का जी। डिडक्शन नहीं है, आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी के लिए आप उसके कर्मचारी हैं भी कि नहीं, इसका कोई सत्यापन नहीं है लॉजिकली देखा जाए तो। ठीक है, राइट। आप उनके दफ्तर में काम कर रहे हैं, रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, तो कहाँ क्लेम करेंगे किसके दफ्तर में थे, क्या थे, एम्प्लॉय कोड क्या है? राइट। ठीक है? राइट। राइट। ये जी। ये ये तो एक तो आपका टैक्स टैक्स चोरी का भी केस बनता है इस पर। राइट। आप उनके उनके स्टॉक पाठशाला में जाएँगे, उनका रिव्यू देखिए, सारे लोगों ने डाटा चोरी का आरोप लगाया है। तो सारा रोज का डाटा जो कलेक्ट हो रहा है 30-35 हज़ार वो बेचा जा रहा है, इसका मतलब ज़ाहिर-सी बात है। नहीं तो क्या कर रहे हो आप पब्लिक फोरम में बताओ, आप दुनिया को बता रहे हो कि ये वायलेशन कर रहा है, वो ये वायलेशन कर रहा है। एक्चुअली देखिए मैं इनके अगेंस्ट बोलने पे कब आया, क्यों आया? सीधी सी बात है कि मैं स्टॉक मार्केट में सारे लोग मेरा जो पॉडकास्ट देखे हैं, लॉसेस एंड लेसन 12 में जानते हैं, अवगत हैं। मुझे उनके बिग बुल सीरीज में जो 57 नंबर का बिग बुल सीरीज है, उसमें प्रदीप कुमार जी उन्होंने मुझसे संपर्क करने की कोशिश किया, उन्होंने उन्हें चैट किया, कमेंट्स किया कि मैं बिग बुल सीरीज 57 में गया था, आप असीम असीम जी से मेरा नंबर लेके मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपकी आर्थिक मदद करना चाहता हूँ और मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ, जो भी एक्स-वाई-ज़ेड। उन्होंने आर्थिक मदद नहीं लिखा था, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो पता नहीं क्या मदद करना चाहते थे, वो मुझे जॉब के लिए बोलना चाहते थे, कोई गाइडेंस देना चाहते थे या जो भी एक्स वाई जेड। मैंने उनकी टीम से कहा कि ये बिग बुल सीरीज में जो गए थे प्रदीप कुमार जी, उन्होंने ये चैट बॉक्स में कमेंट किया है, तो उनका नंबर दे दीजिए। तो 2-3 दिन तक तो घुमाते रहे, मुझे डिप्लोमेटिक जवाब देते रहे। उसके बाद कहा गया कि हम किसी भी गेस्ट का नंबर नहीं देते हैं, प्रोवाइड नहीं करते हैं। ओके। तो आप नंबर दे नहीं सकते, नंबर बेच सकते हो। तो आप देखिए ये कितना बड़ा मसला है। तो उन्होंने मेरे साथ भी गलत किया। वो तो मेरे दर्द को बोतल में उतार के बेच रहे हैं, इनकैश कर रहे हैं, सही बात। आँसुओं को इनकैश कर रहे हैं। राइट। मैं बता दूँ असीम जी चीन के शंघाई में मार्केटिंग से एमबीए किया है उन्होंने। ये ना चमकते पत्थर को भी हीरे के दाम पे बेच सकते हैं। एक्चुअली राइट। देखिए इनका मॉडल कैसे चलता है कि मैं आपके पीछे कोई व्यक्ति क्यों लगाऊंगा बताओ, मैं अपना पैसा खर्च के आपके पीछे क्यों लगाऊंगा मालूम है? क्योंकि मुझे पता है कि मैं आपके पीछे 1 लाख रुपए जो खर्च करूंगा ना, मुझे पता है वो 1 लाख का खर्च नहीं, वो इन्वेस्टमेंट है। मैं ऑन द टेबल आपसे 1 करोड़ का सेटलमेंट करूंगा। भाई कुछ राइट। यूट्यूबर हैं जो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में, उसके भी फैन फॉलोइंग है। तो उनके बीच में अपना आदमी भेजना, उनको एक्सपोज करने का वीडियो बनाना, अपने सब्सक्राइबर बेस का दुरुपयोग करना, छोटा सा एक ग्लिम्स दिखाना कि ये इन्होंने वायलेशन किया है, ऐसा किया है, वैसा किया है। उसके बाद उसकी कोई कहानी नहीं, आगे की कोई अपडेट नहीं, ठंडे बस्ते में चला जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों को उन्होंने ऐसे एक्सपोज किया और दोनों टीम आपस में संपर्क करते हैं, सेटलमेंट होता है, दैट्स इट, इनफ, इतना ही। पिछले दिनों उन्होंने आपके रुचिर गुप्ता को एक्सपोज किया, उसके बाद उसके जी। बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो भाई कोई व्यक्ति का सैकड़ों करोड़ का बिजनेस है, ठीक है, इनके पास प्लस पॉइंट क्या है कि सेबी में इसकी पैठ है। मुझे तो डाउट है कि सेबी के किसी मेंबर से इनको कुछ कमीशन जाता होगा, सेबी के मेंबर को, ठीक है, इतनी तभी वो इतना मतलब कि बढ़ चढ़ के किसी को एक्सपोज करने में हिस्सा ले रहा है। इसका मतलब है कि ये बहुत बड़े लेवल पे वायलेशन चल रहा है, फॉर्मेटिंग जानता है और कुछ नहीं। तो भाई तो इस तरह के करते हैं और रुचिर गुप्ता का फिर आगे कोई अपडेट नहीं।
उन्होंने एक रिएक्शन वीडियो बनाया, उसके बाद दोनों की टीम आपस में बात की होगी, उसके बाद सेटलमेंट। ऐसे पहले भी उन्होंने कुछ यूट्यूबर के नाम गिनाए, ये उन्होंने ये ऐसा-ऐसा किया है, आपके विनबुल, आपके एसके ट्रेडर, ऐसे तमाम कई ट्रेडर। फिर उन्होंने क्या कहा कि हमने सेबी में शिकायत किया है, एक और सेबी की ओर से रिप्लाई आ गया है। वो बार-बार इस पे वजन देते हैं कि रिप्लाई आ गया है, पर क्या रिप्लाई आया है नहीं बताते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि वो डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। वो बताते हैं कि हमने सेबी में शिकायत किया, इसका रिप्लाई आ गया है, इसका रिप्लाई आ गया है। तो इससे क्या होता है, अगला पार्टी भयभीत हो गया कि क्या रिप्लाई आ गया है, कुछ दिक्कत ना हो जाए, कुछ बड़ा पेनाल्टी ना लग जाए। तो फिर वो दोनों टीम आपस में संपर्क करते हैं, ठीक है, क्या रिप्लाई आ गया है। उसके बाद मामला जी, रफा-दफा। आप वो आपके क्या नाम मोहम्मद नासिर का केस देख लीजिए, बाप ऑफ चार्ट का। जी, भाई कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो सोचेगा ना, यार मेरा सैकड़ों करोड़ का बिजनेस है, मारो इसके मुंह पे 1 करोड़ मारो, ये क्या हुँ, बना रहा है। तो भाई अगर वो 1 करोड़ रुपए में सेटलमेंट हो जा रहा है, चुपचाप शांत हो जा रहा है, नहीं तो पेनाल्टी बड़ा लगेगा। आप अस्मिता पटेल का केस देख लो, सेबी ने पेनाल्टी जी, ठोका। आप मोहम्मद नासिर जो बाप ऑफ चार्ट के फाउंडर हैं, जी, उनका देख यस, लो, उनपे बड़ा सारा करता धरता सारा करतूत इन्हीं का है। आप राइट, आप 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 देखिए कि लोग कहेंगे कि असीम जुनेजा के चाहने वाले एक बड़ा फॉलोअर है। अरे तो मोहम्मद नासिर के भी बड़े फॉलोअर हैं उनको चाहने वाले। तो बिल्कुल, किसी के एक फैन फॉलोइंग होने से वो गलत नहीं होगा या सही हो जाता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं, मोहम्मद नासिर को उसकी बड़ा फैन फॉलोइंग है, जो आज भी चाहते हैं, वो ना तो उसने जी, दूसरी जर्नी स्टार्ट कर दिया है अपने करियर का। तो ये दूसरे के एजेंडा में अपना एक प्रोपेगेंडा है, एक सीआईडी की तरह एक प्राइवेट एंटिटी क्यों करेगा? उसको पैसे की लालच राइट, है ना। आप 1 बिल्कुल, लाख खर्चा करके जब 1 करोड़ निकल रहा है तो कौन नहीं करना चाहेगा इस तरह का काम? सही बात है। अभी देखिए कि मैंने उनके खिलाफ एक वीडियो डाला, एक छोटा-सा ग्लिम्प्स, तो उस पर्टिकुलर एक छोटे से वीडियो में मेरे 50 सब्सक्राइबर हो गए। फिर 50 सब्सक्राइबर में मैंने कुछ सब्सक्राइबर को देखा, उसमें एक ऐसे सब्सक्राइबर मिला, ठीक है? जो उनका व्यक्ति है, उनके एम्प्लॉयी हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके मैंने उनके वीडियो चेक किया, तो उस व्यक्ति को मैंने ढूँढ लिया उनके वीडियो में। उनके दफ्तर के व्यक्ति को। तो मेरे खिलाफ भी उसका ना आदत ही है पीठ पीछे वार करने की, तो वो मेरे वीडियो में भी आ चुके हैं, इसको वॉच करते हैं, देखते हैं। यहाँ तक कि उनके कुछ एम्प्लॉयी का मेरे पास नंबर था, व्हाट्सएप नंबर, मैं स्टेटस डालता था तो देखते थे। मैंने उनको ब्लॉक कर दिया, ठीक है? परंतु वो यूट्यूब चैनल पे आ गए, उनके कई कर्मचारी मुझसे जुड़ गए। बीच में उनके कई मतलब मुझे रैंडमली नंबर से कॉल आए, अननोन नंबर से कॉल आए जब मैंने असीम जुनेजा को एक्सपोज़ करने का एक पोस्टर रिलीज़ किया, तो मेरे मोबाइल में बग छोड़ दिया गया, मालवेयर वायरस छोड़ दिया गया। ये एक तरह का वायरस अटैक किया गया। तो वो अपने पद, अपने प्रतिष्ठा, अपने संसाधन, सारा चीज़ का दुरुपयोग कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। एम्प्लॉयी आप एम्प्लॉयी हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप 1 लाख बेचोगे तो आपको सैलरी देंगे। मतलब भाई अगर आपको इतना ही बेचना आता तो यहाँ आप काम कर लेते। आप एक बिल्कुल, भाई आप 1 लाख उसको बिज़नेस जनरेट दोगे और वो भी गलत तरीके से। भाई आप अपना आप सबका देखिए सबका ऐसा ही बिज़नेस का मोनोपोली रहता है, उसको टारगेट बढ़ा दिया जाता है कम से कम आपकी सैलरी से 4 गुना, 8 गुना, कई जगह तो 8 गुना तक टारगेट दिया जाता है। परंतु अगर जी, वो बता के करे कि हमारा जी, ये बिज़नेस का तरीका है करने का, आप अगर ये कर पाएँ तो स्वागत है आपका। वो तो झूठ बोल राइट, के आपको जॉइनिंग करा रहे हैं। उसके बाद आपके समय का, आपके ऊर्जा का, आपके प्रतिष्ठा का, आपके खुद अपनी एसेट्स भाई सिम कार्ड आपके नाम से रिलीज़ हुआ है, वो आपका एसेट्स है, आपकी संपत्ति का जी, अपने पक्ष में इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट, तो ये तो अपने आप में टोटली वायलेशन है। तरह किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, कितने तरह का वायलेशन है। तो बिल्कुल बिल्कुल आप सही अपना पूरी तरह से कदम वायलेशन है। बढ़ाइए, बिल्कुल आप कदम बढ़ाइए, मैं आपके साथ हूँ। और ऐसे जो एम्प्लॉयी कुछ शिकार हुए हैं असीम जुनेजा का, जर्नलिस्ट kundan7@gmail.com या kundanjwala@gmail.com में अपना डिटेल साझा कीजिए। और सर आप कर्मचारी के बारे में बता रहे थे कि वहाँ 1-2 महीने से ज़्यादा टिक नहीं पाते, क्या कारण है सर? राइट सर, क्योंकि जब मैंने जॉइन करा तो फिर मैं देख रहा था कि 15-20 दिन में
नई रिक्रूटमेंट आ रही है, पुराने लोग छोड़ के जा रहे हैं, तो कई बार थोड़ी सी बातचीत हो भी जाती है कि क्यों छोड़ के गए, क्या रीजन आ रहा है। फिर कई तो सिर्फ जैसी उनको सैलरी मिली वो ऐसी तुरंत छोड़ देते हैं, क्योंकि पता है उनको कोई सैलरी स्लिप नहीं मिल रही। अगर कहीं बड़ी कंपनी में वो इंटरव्यू देने जाएंगे तो उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि जब सैलरी स्लिप ही नहीं है तो क्या दिखाएंगे कि हम वहाँ आप वर्क करते थे। उनके पास कोई प्रूफ ही नहीं है इस चीज़ का। फिर एक रीजन ये भी हो सकता है, और दूसरा चीज थोड़ा सा जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, मुझे लगी कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस उसके कारण भी लोग शायद वहां से छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि जब लोग काम करते हैं उस जगह पे तो महसूस हो जाता है कि आप सही काम कर रहे हो गलत काम कर रहे हो। स्टार्टिंग में पता नहीं होता, पर धीरे धीरे जब काम करते हैं आपको खुद एक आपका जो चरित्र है वो बता देता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपको पता लग जाता है। तो वही सेम चीज है कि मुझे भी कुछ दिनों बाद से पता लगने लग गया था कि ये चीज सही नहीं हो रही है कुछ, ना ही कस्टमर को प्रायोरिटी दी जाती है। जी बताइए। अ, ऋतिक जी, मैं ये कहना चाह रहा था, दोनों लगाना है। हाँ। मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो स्टॉक पाठशाला उनके जो IRA हैं, जिनको हम अक्सर कहा करते हैं उनके, वो तो सर, वो तो गवर्नमेंट बॉडी में रजिस्टर्ड होते ही सरकार के हो गए। तो राइट। जितने भी सेबी रजिस्टर्ड जो भी इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जो भी रिसर्च एनालिस्ट हैं, उनको स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए, या जितने भी सरकारी निकाय है, जितने भी गवर्नमेंट बॉडी है, उस पे काम करना चाहिए। किसी प्राइवेट एंटिटी के लिए, उनके लाभ के लिए इस तरह का काम, मतलब इसके खिलाफ एक सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, इस पर कानून बनाने की जरूरत पर है, उसे उस पर शिकंजा कसने की जरूरत है। आपका क्या टिप्पणी जी है इस पर? जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब जो भी वहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं वो रिसर्च एनालिस्ट है, या फिर जैसा कि आपने बताया कि आपकी बात हुई थी कि प्रॉफिट में खुद ही नहीं है। जब खुद ही प्रॉफिट में नहीं है तो मुझे नहीं पता क्या सिखा रहे हैं। और आपकी बात एकदम सही है कि इस चीज़ के लिए कुछ ना कुछ रेगुलेशन तो होनी चाहिए कि आप प्राइवेट फर्म के लिए काम कर रहे हैं, उनको ग्रो करवा रहे हैं, तो आप अगर इंडिविजुअली भी काम करते तो क्या आपके पास अर्निंग पोटेंशियल नहीं था? अगर आप यस। आईए बने हैं, हाँ, उस चीज़ के लिए भी कोई जस्टिफिकेशन होगी शायद उनके तो पास। किसी भी कंपनी से आप थोड़ा सा तफ्तीश कीजिए इस बारे में, डिटेल्स निकालिए कि क्या वो जो गवर्नमेंट बॉडी से जुड़ चुके हैं, वो व्यक्ति किसी कंपनी के लिए, प्राइवेट एंटिटीज के लिए काम कर सकता है, किस बेस पे काम कर सकता है, वो थोड़ा-सा आप पता कीजिए। और राइट। मैं कह रहा था कि उन्होंने कई वायलेशन किया है, आपके आधार कार्ड से जो सिम परचेज़ किया, उसका उनके हित में वहाँ लाभ उठाया गया। प्लस जी। आपने कुछ सेल भी किए होंगे, ज़ाहिर-सी बात है, आपने काम किया है, राइट। आपके पास सबूत भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, उस बिल्कुल। बेस पे वो कंपनसेशन देना ज़रूरी है। आपकी जितने दिन काम किए हैं, उसको सैलरी देना ज़रूरी है। आप इस श्रम मंत्रालय में शिकायत लिखिए, और जी, मुझसे जो बन पड़ता है मैं आपकी मदद करूँगा, है ना? जी। तो ये एक्चुअली सर सच में गलत है। आप अपना छवि बना रहे हो एक मसीहा की तरह, और पर्दे के पीछे आप कंबल ओढ़ के घी खा रहे हो। बिल्कुल सर, इस दोगलापंती पॉडकास्ट है को ये हम। तो, ये तो दोगलापन का सर पराकाष्ठा है ये। राइट, एब्सोल्युटली। इस चीज़ में मैं इस पॉडकास्ट में हार्श वर्ड यूज़ नहीं करना चाहता, क्योंकि इसको क्लीन ही रखेंगे तो ही बेटर रहेगा। और मैं दरख्वास्त भी करना चाहूँगा, जो इस टाइम करंटली वहाँ पे काम कर रहे हैं, मे बी वो पॉडकास्ट ये ज़रूर देखेंगे। और जो एक्स एम्प्लॉइज़ हैं मेरी तरह, जिन्होंने कंपनी को स्विच कर लिया है या कंपनी छोड़ दी है, उन लोगों को भी पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। अगर उन लोगों को भी कंप्लेंट करनी है, कोई उनको इश्यू है, तो आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपकी हेल्प के लिए सर रेडी है। बिल्कुल, जितनी ज़्यादा बिल्कुल। कंप्लेंट हम करेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस बिल्कुल। रहेगा कि इसके खिलाफ कुछ एक्शन लिया जाए। मैं तो मुंबई में ही हूँ सर, और आप लोगों की जो हेल्प हो सकता है बताइए मुझे क्या करना है। यहीं राइट। है ना? पास में ही आपका सेबी का, मुंबई में ही सेबी है, मुंबई में ही राइट। एनएससी है, मुंबई में ही बीएससी है। जी। तो इससे संबंधित जो भी आपके पास कुछ है डिटेल, तो मुझे भेजिए। आपको इतना लंबा समय आपका ज़ाया भी नहीं होगा, मैं आपकी मदद करूँगा, और जो बन पड़ सकता है। और भी कोई साथी, कोई एक्स एम्प्लॉयी, हाँ, हाँ। उनके स्टॉक पाठशाला में जिन्होंने कंप्लेंट शिकायत रेज़ किया था, रेज़ किया हुआ है, उन लोग भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें।
और राइट। उनके वीडियो में कई लोगों ने कहा कि उनके स्टॉक पाठशाला में जो कोर्स है, वो किताबों का उसको स्कैन करके डाला गया है, वो चीज़ें इज़िली उपलब्ध हैं, उनका कंटेंट जी। भी उससे बेहतर आपको फ्री में यूट्यूब में मिल जाएगा। ऐसे कई सारे राइट। जो कंज़्यूमर हैं उनकी स्टॉक पाठशाला जो मोटा पैसे दे करके एक अच्छा खासा हुँ, अमाउंट दे करके जो कंज़्यूम कर रहे हैं, उनका भी ये कहना है। तो जी, सिर्फ़ और सिर्फ़ वो भी एक तो सर, एक भी आपका डेमो लेक्चर नहीं है स्टॉक पाठशाला में। जी, आदमी एक्सपेरिमेंट में, लालच में कंज़्यूम करता है। आप भई मतलब उपभोक्ता फोरम का नियम भी पालन करो, डेमो के लिए कुछ रखो, लोगों को समझ में आए क्या है। वो तो बिना बिना आप सामने में बता रहे हो, हल्ला कर रहे हो, हमारे पास रसगुल्ला है, हमारे पास रसगुल्ला है और है कहाँ कुछ नहीं, बता भी नहीं रहे हो। अंदर जा रहे हैं तो करेला है, थूक रहे हैं लोग। अरे! रसगुल्ला के लालच में गए थे, यहाँ तो करेला है, थूक रहे हैं लोग। और इस चीज़ में पता है एक मज़े की बात ये है कि जो डेमो क्लासेस करवाते हैं वो लोग, मतलब डेमो क्लासेस बोले तो वन ऑन वन क्लास करवाएँगे मेंटर के साथ वन टू किसी, वन। जिसको मैं हाँ, जिसको वो मेंटर कहेंगे कि ये मेंटर है, आपको गाइड करेंगे अच्छे से। उसके लिए भी वो ₹5000 पहले चार्ज कर लेंगे। फिर 1 घंटे का सेशन होगा। अब वो जॉइन करे ना करे, उनका ₹5000 का टर्नओवर तो आ ही गया। अच्छा, ये देखिए उनका बिज़नेस का कितना क्रूर बिज़नेस है, कैसा मॉडल है। आप बता रहे थे कि उनसे बातचीत करने के लिए भी असीम जुनेजा जी पैसे लेते हैं। हाँ, अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ फ्रॉड हुआ है, कइयों के साथ बड़े अमाउंट का फ्रॉड भी होता है, तो फिर अगर चाहते हैं कि असीम सर से बात करनी है, तो उसके लिए भी ₹3000 लगते हैं। पहले पे करेंगे, उसके बाद फिर अपॉइंटमेंट बुक होगी सर के साथ, फिर 10-15 मिनट की वो बातचीत होती है। उसके लिए भी पेमेंट अच्छा, करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ वो भी पॉसिबल नहीं है। तो हमारे साथ जुड़े थे ऋतिक शर्मा जी। ऋतिक ऋतिक सर मैं बात को समाप्त करने से पहले आपको कहना चाहूँगा कि कोई ऐसा पहलू जो आप कहना चाहते हो, कोई छूट रहा हो, जिसके विषय में मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाया हो, तो बिल्कुल वो विषय रखिए। आपको मैं फ्रीली छोड़ रहा हूँ कुछ मिनट, बिल्कुल। और कोई बात आप रखना चाहते हैं, आपके दिल में, आपके मन में कोई बात है, तो बिल्कुल कहिए, फ्रीली छोड़ रहा हूँ आपको। उसके बाद बातचीत को समाप्त करेंगे, इस पॉडकास्ट को समाप्त करेंगे। थैंक यू सर। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कंपनी कहती है ना कि प्रोबेशन पीरियड है, वही अगर आपको सैलरी नहीं मिलेगी, तो प्रोबेशन पीरियड का मतलब स्लेवरी नहीं है कि हम आपके लिए फ्री में काम कर रहे हैं और अगर आपका मन करा तो फिर हमें रख दिया, अदरवाइज़ हमें निकाल दिया। ये कोई स्लेवरी नहीं है। अगर हमने कोई मेहनत करी है, अपना टाइम दिया है, एफर्ट्स दिए हैं और आप लोगों ने भी अगर कहीं पे भी किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन में एफर्ट दिए हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वहाँ से क्लेम के लिए उनकी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मुझे क्लेम किए, जो मैंने टाइम दिया है, एफर्ट दिए है, जो भी मैंने हार्ड वर्क करा है आपके लिए। भले ही मेरा केस थोड़ा अलग था क्योंकि मेरे को मिस इन्फॉर्मेशन दी गई थी, प्रॉपर्ली मेरे को गाइड नहीं किया गया था, ना ही मेरे को की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज जो होते हैं केपीए, उसके बारे में बताया गया था प्रॉपर्ली। इन रिटर्न मेरे पास वो चीज़ नहीं थी, अदरवाइज ऑफर लेटर में वो चीज़ मेंशन होनी अनिवार्य थी, होनी चाहिए थी कि आपका क्या रोल रहेगा, 25,000 दे रहे हैं आपको। उस चीज़ में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ था और वो ऑफर लेटर भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उस चीज़ में देखिएगा। फिर 25,000 तो उन्होंने कहा है कि आपकी ग्रॉस सैलरी है। उसके बाद 1.5 लाख के टारगेट से फिर आपको 10% इंसेंटिव मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ें फिर उसमें लिख रखी है। वो थोड़ा-सा समझने के लिए अलग-सा ही बनाया हुआ है, अच्छा, हार्ड सा पता नहीं मतलब किस एक तरह तरह से। का सेलिंग प्रेशर क्रिएट करने के लिए एक मॉडल उन्होंने डेवलप कर रखा है। राइट। और इसमें 2 चीज़ें हैं, जो इस फ्रॉड फ्री डिपार्टमेंट के नाम से ये लोग काम कर रहे हैं ना, इसमें 2 अंदर ब्रांचें आ रही है। एक सेल वाली जो कॉल करते हैं और पेमेंट लेते हैं। सेकंड आती है ड्राफ्टिंग टीम, जो कि उनके बिहाफ पे वो कंप्लेंट आगे रजिस्टर करेंगे। तो इस चीज़ में मेरे को काफ़ी गैप लगा, ये बिज़नेस ज़्यादा सस्टेन नहीं करने वाला, बिकॉज़ इसमें जब एक बार आपका पैसा आ गया, जब आपने एक बार क्लाइंट से पैसा ले लिया, उसके बाद सर्विस फिर कम हो जाती है। पहले हम कॉल कर रहे हैं, फिर क्लाइंट को फ़ॉलो अप कर रहे हैं कि हाँ जी, आपको रिकवरी करवानी है, तो आप कर लीजिए। वसीम सर पे आप ट्रस्ट करते हैं, तो करवा दीजिए। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास ही उनको ही देख के आ रहे हैं, वही अपने यूट्यूब और इंस्टाग्राम को मोनेटाइज़ कर रहे हैं इसके थ्रू, इस तरह से। और फिर जब एक बार सेल आ जाती है, तो उसके बाद फिर वो सर्विस नहीं मिल पाती। मतलब कस्टमर क्लाइंट फर्स्ट वाला कोई वहाँ पे प्रिंसिपल नहीं है। उसके बाद
कई बार होता है केस मैनेजर कॉल नहीं करेगा, सुनेगा ही नहीं, पेंडिंग पे चले जाएंगे केस, बिना क्लाइंट को बताए केस क्लोज कर दिए जाएंगे अगर क्लाइंट खुद से फॉलो अप नहीं कर रहा है। इसी तरह की एक्टिविटीज होती है। मैं तो चाहूंगा कि जो लेबर कमिश्नर है, एक बार अगर वो चेक करे इस चीज के बारे में, अच्छे से जांच पड़ताल करवा पाए या रेड कर पाए, खुद जाके चेक कर पाए कि एम्प्लॉयज आखिर क्यों छोड़ रहे हैं। वो अगर डेटा चेक करेंगे तो पता लगेगा कि 80% एम्प्लॉयज जो है वो 1 से 2 महीने के अंदर ही अपनी जॉब छोड़ देते हैं वहां से। अगर इतने मैसिव अमाउंट ऑफ एम्प्लॉयज रेगुलरली क्विट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फ्लॉज हो गए तभी कर रहे हैं, अदरवाइज क्यों करेगा कोई एम्प्लॉय। तो ये चीज मैं कहना चाहता हूँ जी। तो आपके जो हायरार्की बना है, जो वहाँ काम कर रहे थे, आपके ऊपर कौन थे? किससे कांटेक्ट कर रहे थे? मतलब इस तरह से जिन्होंने आपको कुछ मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, आपको ये इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य किया, कौन है वो? उनके डिपार्टमेंट में कौन है वो? और दूसरी बात कि वो फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चला रहे हैं, तो आपके साथ ही फ्रॉड हो गया है, तो क्या उसी फ्रॉड फ्री कार्यक्रम के लिए आप अप्लाई कर दीजिए। मैं तो कहना चाहता हूँ कि आप उसी फ उन उनके ही फ्रॉड फ्री में एक और परचेज़ कर लीजिए ताकि आप भी फ्रॉड फ्री हो जाएँ। इससे मुझे एक किस्सा याद आता है सर, कि एक्चुअली क्विट करने से 2 से 3 दिन पहले की बात है कि मेरे पास एक केस आया था। मेरे को एक लीड असाइन करी गई थी मैनेजर के द्वारा। फिर मैंने उनको कॉल करा, उन्होंने कहा कि उन्होंने आगे से सीधा ही बोला कि नहीं तुम लोग को स्कैम कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो। मुंबई का रहने वाला था वो भी, महाराष्ट्र का। अच्छा। तो मैं कहा सर क्या बात है, मेरे को तो नहीं पता है, मेरे को तो अभी ज्वाइन करके 1 मंथ हुआ है। फिर उन्होंने बताया कि मेरा केस था उसके बारे में कोई अपडेट नहीं है, कॉल नहीं सुनते भाई, फिर कितना टाइम हो गया। मैं कहा सर मुझे कोई इस बारे में आइडिया नहीं है, आप तो एक बार अपना रजिस्टर नंबर मेरे साथ शेयर कीजिए, जो नंबर आपने रजिस्टर किया था डिजिटल ब्लॉगर के साथ जब आपने पेमेंट भी करी थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। फिर मैंने चेक करवाया सिस्टम पे कि ये नंबर है, तो फिर मुझे पता चला कि वो केस दिसंबर का था और दिसंबर में ही क्लोज कर दिया गया है और क्लाइंट को पता भी नहीं है कि उसका केस बंद भी कर दिया है उन लोगों ने। फिर वो थोड़े से एग्रेसिव भी हो गए, तो फिर मैंने समझाया कि सर आपकी बात सही है, लेकिन मैं खुद अभी नया हूँ, मेरे को क्या पता कि किस तरह से काम कर रहा है, मैं खुद ही सीख रहा हूँ अभी यहाँ पे। फिर वो भी थोड़ा समझे। मैंने उनको कहा कि आप जो मैं हमारी मैनेजर है, फ्लोर मैनेजर, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ, आप एक बार उनसे बात करके पता कर लीजिए, क्योंकि वो तो यहाँ पे काफी टाइम से, उनको तो 1 साल हो गया है। अब बाकी सारे एम्प्लॉयज तो नए हैं। अब हमें तो नहीं पता कि आपको कौन असाइन किया गया था, जिनके नाम भी थे अब वो भी यहाँ पे तो है ही नहीं, पता नहीं कब उन्होंने छोड़ दिया हो। फिर हुँ। मैंने सर से बोला कि सर ये केस है, इस तरह का कोई पुराना केस है, और मैं कहा बात कर लीजिए। बल्कि कॉल पे ही थे, मैंने उनको होल्ड पे रखा हुआ था कि आप होल्ड पे रुकिए, मैं बात करवा देता हूँ। और जो मैनेजर सर है उन्होंने सुना कि केस क्या है, अच्छा, उन्होंने वैसे ही फोन लेके कट कर दी कॉल। तो थोड़ा मुझे भी अजीब सा लगा कि यार ऐसा एकदम से क्यों कर दिया उन्होंने। फिर बोला कि हाँ मैं बाद में कर लूंगा, देखेंगे बाद में, अभी जो फ्रेश लीड है उन पे काम करो। मैं कहा हुँ। ओके। तो उन्होंने तो फिर कॉल कर दिया, क्योंकि ये चीज़ मुझे तो अच्छी नहीं लगी, क्योंकि मैं अच्छे से बता भी नहीं पाया कि क्या चीज़ है। फिर मैंने उनको फिर से कॉल करा, मैंने उनको डायरेक्टली बता दिया कि सर मैनेजर सर अभी बिजी है, बोल रहे हैं कि थोड़ी देर में आपको कॉल करेंगे, और उन्होंने अभी कॉल कट कर दी है। तो मैं आपको नंबर प्रोवाइड करवा देता हूँ, उनका ऑफिशियल नंबर, मैंने प्राइवेट नंबर नहीं दिया, ऑफिशियल नंबर ही जो ऑफिस का नंबर था उनका, जी, जी। मैनेजर सर का, कि आप इनको डायरेक्ट कॉल कर लीजिए, यही आपको बता पाएंगे केस के रिगार्डिंग। मैं तो खुद नया हूँ सर, मुझे नहीं पता कि क्या चीज़ हो रही है आपके केस के रिगार्डिंग, क्या किस तरह का सिस्टम है। तो फिर उन्होंने अभी बार बार कॉल करा होगा, फिर बीच में उन्होंने कॉल सुन लिया मैनेजर सर ने, फिर उनको भी थोड़े बहुत सुना दिया होगा क्लाइंट ने। ऑब्वियस सी बात है, जब आप कॉल ही नहीं सुनेंगे थोड़ा तो हुँ। सुनाएगा ही क्लाइंट, जब पैसा दे रखा है। जी। तब वो फिर मेरे ऊपर भड़क गए कि मेरा पहले उन्होंने फिर लैपटॉप जो है चेक कर लिया कि दिखा ज़रा, फिर फ़ोन चेक किया कि ये नंबर मेरा नंबर, तो बोलते तूने दिया था इनको। मैंने कहा हाँ सर मैंने दिया था, क्योंकि ये ज़िद कर रहे थे कि बात करनी है किसी हायर अथॉरिटी से, असीम सर से बात करनी है। अब उनसे तो मैं डायरेक्टली कैसे ही बात करा दूँ, क्योंकि वो तो 3,000 रुपये चार्ज करते हैं। तो इसलिए मैं कहा आपसे ही बात करवाता हूँ, क्योंकि आप हमारे लिए तो सीनियर अथॉरिटी आप है जिससे हम बात करवा सकते हैं। तो फिर वो गुस्सा हो गए, फिर उन्होंने वो कहा कि चलो कोई बात नहीं, देखते हैं। फिर उन्होंने एक शब्द कहा कि मैं आपको काफ़ी
बर्दाश्त कर रहा हूँ, इस तरह का कुछ लाइन उन्होंने कही थी, मुझे अभी भी याद है। फिर ऑब्वियस सी बात है कि मुझे भी थोड़ा-सा अजीब लगा सुन के कि बर्दाश्त क्यों कर रहे हैं? मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, बर्दाश्त की क्या बात है इसमें? मैं तो ऑब्वियस सी बात है जो मेरा काम दिया गया है क्लाइंट को हेल्प करने का, मैं तो वही कर रहा हूँ। अब अगर आपको यही काम दिया गया है कि आपको सिर्फ़ नए क्लाइंट पे ही ध्यान देना है, उनसे पैसे लो और छोड़ दो, फिर ड्राफ्ट वाले जाने, फिर अब मैं नए क्लाइंट पे जाना है, फिर ऐसी बात है। अदरवाइज़ अगर प्रॉपर सर्विस दे रहे हो, अगर आप सर्विस क्लाइंट को अच्छे से देना चाहते हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि उनको सुनना भी पड़ेगा। कोई सुनना क्वेरी पड़ेगा। आ रही है, सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने पैसा दे रखा है ना, कोई फ्री में तो नहीं करवा रहे। यस, जब पैसा यहाँ तो दे रखा पैसा है आया और तो भूल गए। हाँ, तो उनका राइट बनता है ना कि वो पता करे कि नए मेरे केस में नए हो क्या रहा है। नए बकरा ढूंढो, नए मुर्गा ढूंढो। सेम सेम वही चल रहा है। और अगर कोई क्लाइंट है जो कि वहाँ पे रजिस्टर हुआ है, वहाँ पे पेमेंट करी होगी और डिजिटल ब्लॉगर में, और अगर वो ये पॉडकास्ट देख रहा है, तो वो समझ सकता है कि उनके साथ तो किस तरह की चीजें होती है, उनकी कॉल नहीं सुनी जाती, आप लोग अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे। आप लोग भी इसकी कंप्लेंट कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको फिर आफ्टर सर्विस नहीं दी जाती। एक बार आपसे पेमेंट कलेक्ट की गई, पेमेंट के लिए तो आपको मल्टीपल टाइम कॉल की जाएगी कि सर रजिस्टर करवा रहे हो कि नहीं करवा रहे? सर जल्दी रजिस्टर करवाओगे तो चांसेस होंगे रिकवरी के, अदरवाइज़ सर लेट हो जाएगी। तो यहाँ पे फोमो क्रिएट करवाया जाता है थोड़ा-सा, ताकि वो रजिस्टर कर ले। ऑब्वियस सी बात है कि हमारे को तो पता है कि चांसेस इसके बहुत कम है रिकवरी करवाने के। पर फिर भी अब टारगेट पूरा करना है तो फिर ये चीज़ें करनी होती है, हर एम्प्लॉयी ये चीज़ फ़ॉलो करता है। तो जिसने तो पेमेंट कर दी है, अब उस बंदे को अगर आगे से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, उसको काम के बारे में बताया नहीं जा रहा है कि उसके केस में हो क्या रहा है, क्या चीज़ कर दी गई है, आपने कहाँ कंप्लेंट रजिस्टर करी है, उसका क्या रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स नहीं आया तो मैंने आपको पेमेंट करी है, ये कंप्लेंट तो मैं खुद भी कर लेता। तो आप जो एक्सेलरेट करने की बात करते हो कि इस केस को आप एक्सेलरेट करेंगे, वो एक्सेलरेशन क्या है? कहाँ आपने एक्सेलरेशन करा है उसको? क्यों रिस्पॉन्स नहीं आया अभी तक? वो चीज़ के बारे में फिर कुछ बात नहीं होती। तो ये एक तरह से सब फ्रॉड ही किस्म का मैं मान सकता हूँ इस चीज़ को, और दैट्स व्हाई मैंने डिसाइड किया कि मैं क्विट करूँगा। एक मतलब क्या ये सरकार के किस नियम के तहत हो रहा है? क्या एक यूट्यूबर पूरे देश के युवाओं को ये कह सकता है कि आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, तो मुझसे जुड़ो, मुझसे साझा करो, मुझे फीस दो? किसके तहत कहा जा रहा है? इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया। जैसे मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैंने हुँ, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म किया है, ठीक है? मैंने एमफिल भी हूँ, मैं प पत्रकारिता में ही, मुझे उपराष्ट्रपति के हाथों एमफिल की उपाधि भी मिल चुकी है। मैं जी, मैं पूरे जीवन भर मतलब ये पत्रकारिता कर सकता हूँ। मेरे पास पत्रकारिता जैसे कि आप वकालत की पढ़ाई करते हैं, आप वकील बन चुके हैं। आपके पास एक राइट। विधिवत कोई है डिग्री तो। मैं पत्रकारिता के ही प्रोफ़ेशन से हूँ, तो किसी मैं स्वतंत्र रूप से भी फ्रीलांस जर्नलिज्म कर सकता हूँ, किसी एंटिटी से जुड़ के कर सकता हूँ, प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी से भी। तो राइट, ये मैंने उनकी पढ़ाई की है, मेरे पास लाइसेंस है, परंतु उनके पास ऐसा क्या लाइसेंस है कि वो पूरे देश के युवाओं को बरगला के, झूठा सपना दिखा के ये कहें कि आपके साथ कोई भी फ्रॉड हुआ है तो मुझसे संपर्क करो, मुझे 1000, 2000, 5000, 10,000, 20,000, 50,000 पैसे दो, आपके साथ कुछ बड़ा फ्रॉड हुआ है तो ये दो। ये कौन होते हैं सर, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? कौन है? क्या है उनके पास लाइसेंस? उनके पास कोई लाइसेंस नहीं है, उनके पास बस जो फॉलोअर्स का बेस है, बस उसी को मोनेटाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि यूट्यूब जो है वो आप 4, 5, 6 साल तक ही उस पे फेमस रहते हैं, उसके बाद आपकी रीच डाउन होने लग जाती है। तो बस यही है कि जब तक आप फेमस है, जब तक आप चल रहे हैं, उससे जितना ज़्यादा पैसा हो सके आप मोनेटाइज़ करवा लो हर तरीके से, यही चीज़ चल रही है। और जो आपने बात करी कि जैसे कि आप पत्रकार हैं, आप कहीं पे भी काम कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे हम फ्रॉड फ्री में काम कर रहे थे, हम तो सारे ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और अलग-अलग फील्ड से रिलेटेड है। कोई भी हम ना लीगल टीम से रिलेटेड है, कि हो सकता है ना कि कोई लीगल यस, टीम यस, से हो हमारे पास। यस। हाँ, हाँ, या कोई एक्स एम्प्लॉयी हो, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का जो इस तरह की चीज़ों को हैंडल करता हो, कोई सेबी यस, से यस। रिलेटेड जुड़ा हो, ऐसा कोई नहीं है। हम सारे फ्रेशर्स हैं, नए लोग हैं जिनको सिखाया जाता है कि इस तरह से सेल करो, और ये है, इस तरह से चैट जीपीटी एंड एआई की हेल्प से ड्राफ्ट तैयार करो, उसमें करेक्शन करके अपलोड कर दो, दैट्स इट। यस, यस, यस। मैंने इससे पहले भी आपको कहा कि ये चैट जीपीटी से ड्राफ्ट तैयार हो जाता है चीज़ें, वो कोई हाँ, भी कर राइट, सकता है। तो आप जी, अगर हित चाहते हो तो एक लाइन में बता दो कि इस तरह से ड्राफ्ट बनाया जाता है और इस तरह से करो, आप खुद के आप ये कर सकते हो, आप बता दो।
आप ये कौन होते हो कि आपके साथ हुआ है तो मुझे डाटा दो, मुझसे संपर्क करो, मैं उस डाटा को बेच करके पैसे कमाऊंगा, प्लस आपसे के जेब से भी पैसे निकालूंगा, एक छोटा सा ड्राफ्ट बनाऊंगा और डाल दूंगा डब्बे में, कचरे के डब्बे में। आपको रिपोर्ट भी नहीं करूंगा कि मैं आपने जो पैसा दिया था, मैंने ड्राफ्ट तैयार भी किया कि नहीं, किसको भेजा कि नहीं, मैं रिप्लाई भी नहीं कर जी रहा हूँ। तो ये तो बहुत बड़ा विषय है सर, ये बहुत बड़ी बात है और गंभीर विषय है ये, आप जिस बात को छू रहे हैं। आप राइट आपसे सर। मैं पूछना चाहता हूँ, हम्म। ऋतिक जी, ये जो फ्रॉड फ्री कार्यक्रम चलाते हैं, तो आपके साथ भी फ्रॉड हो गया है, तो क्या इस फ्रॉड फ्री में पैसा कुछ पे करके आप अपने खुद को फ्रॉड फ्री करना चाहेंगे आप? ये लोग मेरी हेल्प कहाँ ही करेंगे सर। ये लोग जब मेरे साथ ही स्कैम कर रहे तो मेरी हेल्प कहाँ ही करेंगे अब। तो अब मेरे को कहाँ, तो किनसे हेल्प मिलेगा फिर आपको, और बाकी जो व्यूअर साथी हैं उनको कहाँ हेल्प लेना चाहिए, कहाँ मिलेगा बताइए आप? देखिए, अगर तो आपके साथ कोई भी स्कैम हुआ है, मैं आपको पहले थोड़ा बहुत गाइड कर लेता हूँ कि क्या प्रोसेस रहता है। एक्चुअली मैं डिटेल में ही बता देता हूँ, हमारे पास अगर टाइम जी है थोड़ा सा। जी जी, तो बिल्कुल बिल्कुल। हमारी, हाँ, हमारी जो पिच रहती है वो इस तरह की रहती है नॉर्मली। जब हम आगे से क्लाइंट बताता है कि अपनी कंप्लेंट किसका क्या हुआ है, किस तरह से स्कैम हुआ है, तो ठीक है सर, हम समझ गए आपके केस को, कितना अमाउंट का आपका स्कैम हुआ है, अमाउंट पता किया, ताकि हम उसको फिर अमाउंट यहाँ से पिच कर सके कि उस क्लेम अमाउंट के हिसाब से कितनी फीस बतानी है। जी जैसे ही बता दिया कि उन्होंने इतना उनके साथ लॉस हुआ है या इतना फ्रॉड हुआ है, ठीक है सर, आपका केस अभी फ्रेश है, तो इस केस सॉल्व होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। इसके लिए मल्टीपल अथॉरिटीज़ में रीच आउट करना होता है, और इस केस को एक्सेलरेशन पे डालना होता है, क्योंकि साइबर में डेली बहुत सारे केसेस आते हैं, तो आपका केस ताकि पेंडिंग में ना चला जाए। और इस केस में 10 से 15 दिन का टाइम लगता है, 15 से 20 दिन का टाइम। ये टाइम उनसे क्लाइंट से ले लेते हैं, और फिर कहते हैं कि आपको एक डेडिकेटेड केस मैनेजर हम असाइन करवाएंगे, अच्छा। सीनियर केस मैनेजर, और जो वो केस कि मैनेजर कौन होते हैं, उनके पास क्या डिग्री होती है उस केस मैनेजर के पास? नथिंग नथिंग, दे आर जस्ट लाइक न्यू रिक्रूट्स लाइक अस। उनको बताया जाता है कि इस तरह से आपने ड्राफ्ट करना है, इस तरह से आपको आगे कंप्लेंट डालनी है, इतना सा है बस। वो हमारे सीनियर केस मैनेजर्स है। और वो लोग ये चीज कर रहे हैं, और फिर ऑब्वियस सी बात है कि क्या ही रिजल्ट निकालेंगे ये लोग। हाँ, पर अगर सेबी से रिलेटेड कोई केस होता है, अनऑथराइज ट्रांजेक्शन या सॉरी अनऑथराइज ट्रेडिंग या कॉल टिप्स वगैरह, आर ए वगैरह, कोई अगर गलत चीज करते हैं, उस चीज में फिर सही है, क्योंकि उस चीज में फिर आप अलग अलग अथॉरिटीज को स्मार्ट ओडीआर तक भी ले जा सकते हैं अपने केस को। वहाँ पे चांसेस है रिकवरी के, क्योंकि वो गवर्नमेंट अथॉरिटीज के अंदर आती है, राइट। इस तरह के काम काज तो एक अनाड़ी आदमी भी आपके चैट जीपीटी से ड्राफ्ट बना बना के तमाम एंटिटीज में आवेदन करे तो तुक्केबाजी में भी आपके 100 में 4-5 लग जाएंगे, 2-3 लग जाएंगे, वो रिकवरी हो लग जाएंगे, जाएगा, लग जाएंगे। कोई न किसी न किसी विषय पे कोई न कोई एक्शन लिया जाएगा, कोई न कोई सुनवाई होगी। तो फिर इसके लिए दैट्स इतना सारा लाखों लोगों का करोड़ों पैसा लूटने का ये तो आपने धंधा बना रखा है, एक षड्यंत्र रचा है। आप ये एक तो एम्प्लॉय कोड नहीं है, आप पीएफ जमा नहीं करते हो, ईएसआईसी नहीं देते हो, तो ये तो पूरे टैक्स चोरी का केस है और ये बड़ा वायलेशन का केस है। आप क्या कौन हो बताओ? आप एक्सपर्ट भी नहीं रख रहे हो, इसके लिए टीम में कोई एक्सपर्ट भी नहीं है। अनाड़ी आदमी नो। किसी को भी आप हायर कर रहे हो, आपका सीधा सा मोटिव है, जो बंदे परेशान हैं, जो जिनके साथ फ्रॉड हुआ है वो उनसे संपर्क करें, रीच आउट करें और एक ड्राफ्ट तैयार होगा, उनसे जेब से कुछ और, एक तो ऑलरेडी वो आदमी परेशान है, पीड़ित है, पैसे उसके चले गए, उसके जेब से जितना हो सकता है आप और चूस लो, जितना और निकाल लो, उसके बाद कोई रिप्लाई नहीं। ये तो बिल्कुल गलत है सर। इस विषय में हम सबको साथियों मिलकर लड़ने की जरूरत है और आपके किसी के भी साथ इस तरह की कोई वाकया हुआ है, कोई इंसिडेंट है, कोई घटना है, आपके साथ भी घटी है, तो मैं अपने चैट बॉक्स में अपना मेल आईडी पिन कर दूंगा, जर्नलिस्ट कुंदन 7@gmail.com या कुंदन ज्वाला @gmail.com पर मुझसे संपर्क कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋतिक सर। थैंक यू सर, आपने थैंक यू अपना मुझे इनवाइट करने के लिए। आपने दर्द जाहिर किया। ये इस दर्द से लोग जुड़ेंगे, जिनके साथ ऐसा कुछ और हुआ है, वो आगे आएंगे, सामने आएंगे और हाथी के दांत जो खाने के कुछ और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। ये जो अडिजिटल बाबा है,
जो अडिजिटल बाबा है, जो लोगों के पीड़ा हरने की बातें कर रहा है, वो लोगों को और पीड़ा दे रहा है। इस मसले को समझने की ज़रूरत है। आपके साथ हुआ है तो संपर्क कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।